Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 76 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम का नियम प्राप्त करें। क्वेश्चन है कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम का नियम प्राप्त करें, यानी कि हमको F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला आवेश गुना दूसरा आवेश बटा में दोनों के बीच की दूरी का वर्ग हमको प्राप्त करना है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई बिंदु वो है जो निर्वात में स्थित है, जहाँ पर जिसके केंद्र पर प्लस Q स्थित है। तो इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, कोई बिंदु P पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इसको हम एक काल्पनिक गॉसीय सतह खींच देते हैं और बिंदु P पर सबसे पहले हम लोग गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं और विद्युत फ्लक्स के बाद यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। जब विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर ज्ञात हो जाता है तो हम लोग बाहर से किसी परीक्षण आवेश को यहाँ पर Q नोट पर लाते हैं, तो उस पर लगने वाला बल निकाल लेते हैं। तो वही बल जो है कूलॉम के नियम के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिए कि एक गोला बनाइए इस तरह से, जिसका केंद्र वो होना चाहिए और इसका त्रिज्या r होना चाहिए, और इसका एक हम छोटा सा क्षेत्रफल काट लेते हैं। इस छोटे क्षेत्रफल इसका हो जाएगा मान लीजिए कि dA, और इसके पॉइंट P पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए और उसके बाद लिखिए कि माना कि बिंदु आवेश प्लस Q निर्वात में बिंदु O पर स्थित है, जिसके कारण इससे r दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोलीय गॉसीय सतह खींचते हैं। O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोलीय गॉसीय सतह खींचते हैं। इसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखिएगा, इसलिए क्षेत्रफल वेक्टर dA, इसलिए क्षेत्रफल वेक्टर dA से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल वेक्टर dA से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो देखिए क्षेत्रफल चूंकि छोटा है dA, तो इसे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा तो वो भी छोटा होगा। तो क्या लिख देंगे d फाई बराबर, तो फ्लक्स बराबर होता है क्षेत्र से गुजरने वाला क्षेत्रफल और उसका विद्युत क्षेत्र का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो देखिए तो d फाई बराबर क्या हो जाएगा, E dA कोस 0। कोस 0 क्यों होगा, तो लिख लीजिएगा कि ब्रैकेट में कि चूंकि E तथा dA दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है। देखिए ये जो इसका क्षेत्रफल है, इसका भी डायरेक्शन लंबवत बाहर के दिशा में होता है और विद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो देखिए कोस 0 का वैल्यू 1 होता है और d फाई बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ED। ये जो है देखिए इस गोले के छोटे से भाग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स है। यह जो गोला है ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एरिया से मिलकर के बना हुआ है, तो इसके प्रत्येक भाग से गुजरने वाला कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। इस गोला को हम इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे एरिया में काट सकते हैं और प्रत्येक भाग से गुजरने वाला फ्लक्स का मान होगा d फाई बराबर ED। तो इस गोले के संपूर्ण भाग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि समाकलन कर देते हैं संपूर्ण भाग के लिए। तो इतना लिख लिए हैं। तो इसके बाद लिखिएगा, इसलिए का सिंबल लेके लिखिए, इसलिए संपूर्ण गॉसीय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसीय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E dA। तो देखिए E जो है आपका कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो गोला है आपका गॉसीय सतह, इसकी त्रिज्या समान होगी और इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता है। कहने का मतलब कि जो गोलीय सतह है काल्पनिक गॉसीय सतह, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता है।
यानी कि इसके सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल देते हैं। तो डी फाई का इंटीग्रेशन जो है फाई हो जाएगा और ई तो बाहर है पहले से और डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके बाद लिखिएगा ए जो है आपका गौसीय सतह का क्षेत्रफल है और चूंकि गौसीय सतह गोलाकार है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे फाई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ये तो हम लोग फ्लक्स जो है निकाले हैं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकाले हैं। अब देखिए क्या करते हैं कि गॉस प्रमेय से इस गॉसीय सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी गॉसीय सतह से या सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स का मान होता है तल के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो लिखिए अब गॉस के प्रमेय से संपूर्ण गॉसीय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब गॉस के प्रमेय से संपूर्ण गॉसीय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर 1 सतह के भीतर उपस्थित आवेश बटा में ε0। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हम लोग करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का एलएचएस बराबर है तो कर देंगे ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा ε0। तो देखिए ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 और क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है आपका बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात हो गया है। तो देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान आया है ई बटा 1/4 पाई ε0 क्यू बटा आर स्क्वायर और ये जो गॉसीय सतह इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही होगा। तो जब हम लोग किसी परीक्षण आवेश को लाएंगे यहाँ पर किसी परीक्षण आवेश को लाएंगे तो वह एक बल का अनुभव करता है। तो मान लीजिए कि हम परीक्षण आवेश क्यू नोट को पॉइंट P पर ले जा रहे हैं, पॉइंट P पर ले जाएंगे और वहाँ पर विद्युत क्षेत्र ही है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र बराबर होता है उस पर लगने वाला बल बटन आवेश। तो इसे बल का मान कितना हो जाएगा, ई इंटू क्यू नोट हो जाएगा पॉइंट P पर। तो इतना लिख लिए हैं। तो इसके बाद लिखिएगा बिंदु आवेश प्लस क्यू से आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। बिंदु आवेश प्लस क्यू से आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है जहां एक परीक्षण धन आवेश क्यू नोट को रखते हैं। तो क्यू नोट पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F बराबर E और इंटू क्यू नोट हो जाएगा। देखिए E का मान कितना है 1/4 पाई ε0 और Q बाई आर स्क्वायर और इसमें देखिए इंटू में क्या है क्यू नोट है। तो F बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई ε0 और Q इंटू क्यू नोट बटा में आर स्क्वायर। हम लोग ज्ञात कर लिए कूलम का नियम F बराबर 1/4 पाई ε0 Q इंटू क्यू नोट बटा आर स्क्वायर। और क्वेश्चन भी यही था कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम का नियम प्राप्त करें। इसके बाद यहाँ लिख लीजिएगा कोमा देकर, यही कूलम का नियम है जो कि गॉस की प्रमेय से प्राप्त किया गया है। यही कूलम का नियम है जो कि गॉस के प्रमेय से प्राप्त किया गया है। इसके बाद एक नोट लिखिएगा। नोट है कि स्थिर वैद्युतिकी में कूलम का नियम तथा गॉस का नियम परस्पर तुल्य है। ब्रैकेट में बराबर लिख लीजिएगा। स्थिर वैद्युतिकी में कूलम का नियम तथा गॉस का नियम परस्पर तुल्य है। ये दो भौतिक नियम नहीं है, बल्कि एक ही नियम है जिसे विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है।
जिसे विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। हो गया। अब इसको समझ लीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि जो स्थिर वैद्युतिकी है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम का नियम और गॉस का नियम दोनों अलग अलग नियम नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के तुल्य होते हैं। ये दो भौतिक नियम नहीं है, बल्कि अलग अलग के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, लेकिन दोनों एक ही नियम है। तभी तो हम लोग गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम का नियम प्राप्त कर लिए। इसके बाद पढ़ेंगे स्थिर विद्युत परिरक्षण। स्थिर विद्युत परिरक्षण, तो टॉपिक लिखिए स्थिर विद्युत परिरक्षण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए क्या होता है स्थिर विद्युत परिरक्षण। जब हम लोग किसी विशेष क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाते हैं, किसी विशेष क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाते हैं, तो उस घटना को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहा जाता है। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि जब खोखला गोला होता है और खोखला गोला की सतह पर आवेश रहता है, तो गोला के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। इसका मतलब है कि आवेश तो है, लेकिन इस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से क्या कर लिए हैं, बचा लिए हैं गोला की सहायता से। तो जब किसी हम लोग विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी क्षेत्र को बचाते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण। तो लिखिएगा किसी विशेष क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की घटना को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। इसके बाद लिखिएगा टॉपिक स्थिर विद्युत परिरक्षण के जीवन उपयोगी उपयोग। स्थिर विद्युत परिरक्षण के जीवन उपयोगी उपयोग कहने का मतलब है कि स्थिर विद्युत परिरक्षण का उपयोग हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन को उपयोगी बनाने के लिए, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए। तो इसका नंबर 1 लिखिएगा, जब बस या कार में बैठे हो तो बिजली गिरने पर, जब बस या कार में बैठे हो तो बिजली गिरने पर बस या कार का खिड़की और दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। बस या खिड़की का दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। देखिए इसका कारण क्या है कि कार या बस जो होता है वो अपने आप में एक खोखला चालक होता है, और हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी खोखला चालक पर आवेश देते हैं तो आवेश उसके सतह पर वितरित हो जाता है और सतह के अंदर में विद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य होता है। तो हम लोग खिड़की और दरवाजा बंद कर लेंगे तो हम लोग विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से अंदर में क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसलिए बिजली गिरते समय बस या कार का खिड़की और दरवाजा क्या कर लेना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए। उसी में लिखिएगा अभी बंद कर लेना चाहिए के बाद, क्योंकि आवेश बस या कार की सतह पर फैल जाता है, क्योंकि आवेश बस या कार की सतह पर फैल जाता है, जिससे बस या कार के अंदर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य होता है, जिससे बस या कार के अंदर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य होता है। इसके बाद दूसरा नंबर लिखिएगा, जब धातु के कर्कट वाले रूम में बैठे हो, जब धातु के कर्कट वाले रूम में बैठे हो तो बिजली गिरने पर उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो बिजली गिरने पर उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए जब हम लोग किसी धातु के कर्कट वाले रूम में बैठे होते हैं तो उस पर यदि बिजली गिरता है तो आवेश उसके सतह पर समान रूप से फैल जाता है और रूम में विद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य होता है, जिससे हम लोग बच सकते हैं बिजली गिरने पर। तीसरा लिखिएगा, किसी धातु के खोखले गोलीय चालक के अंदर, किसी धातु के खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अर्थात धातु के खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के झटका का अनुभव नहीं होता है। अर्थात धातु के खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के झटका का अनुभव नहीं होता है। यानी कि यदि हम लोग किसी धातु के खोखले गोले के अंदर रहते हैं तो आवेश जब उसके सतह पर गिरता है, यानी कि बिजली गिरता है, तो आवेश उसके सतह पर फैल जाता है, लेकिन अंदर में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का मान शून्य होता है। तो उसके विद्युत के झटका से हम लोग बच सकते हैं
तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।